हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ड्यू। तत्व यौगिक और मिश्रण चैप्टर का हम लोग 40 प्रश्न करने वाले हैं। इस चैप्टर से हम लोग 40 प्रश्नों को करने वाले हैं। इस 40 प्रश्न के साथ हम लोग इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर है केमिस्ट्री का। इससे पहले हम लोगों ने केमिस्ट्री का एक चैप्टर किया है, पदार्थ और उसकी अवस्थाएं। और ये जो चैप्टर है ये है क्लास 9th से। जो पिछला चैप्टर था वो भी क्लास 9th से था, ये चैप्टर भी क्लास 9th से है। इस वीडियो में हम लोग 40 प्रश्नों को करने वाले हैं और इन 40 प्रश्नों का जो पीडीएफ है, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा। वहां से ऐप को डाउनलोड कीजिए, साइन अप कीजिए। उसके बाद यहाँ पर जाना, यहाँ पर क्लिक करना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको मिशन रेलवे नाम से एक फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा 40 प्रश्नों का। इस चैप्टर का मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करवाया हुआ है, ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप इसको भी जरूर देखना। एनसीईआरटी के जो प्रश्न होते हैं ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो प्रश्न होते हैं अच्छे खासे होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं, तो काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के वीडियोज को देखने के बाद। देखो 41 मिनट का वीडियो है, काफी सारे प्रश्न मैंने आपको करवाए हुए हैं। और अगर आप रेलवे के एक्सपीरियंस है तो फिर आपको तो ये देखना ही चाहिए, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी 2022 में डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं, हूबहू उतार दिया गया प्रश्नों को एग्जाम में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। तो आप इसको जरूर से जरूर कवर कर लेना, ठीक है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, तो इसमें तत्व यौगिक और मिश्रण के बारे में ही पढ़ना है, तो आप इसको जरूर से जरूर देख लेना, ये आपके लिए यूजफुल है। और इस वीडियो का लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए फिर प्रश्नों को करते हैं। रासायनिक रूप से अशुद्ध पदार्थ की पहचान करें। देखिए, तत्व और यौगिक इन दोनों को शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। तत्व और यौगिक इन दोनों को शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। शुद्ध पदार्थ बोले तो प्योर मैटर्स कहा जाता है। प्योर मैटर्स कहा जाता है, शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। किसको? तत्व और यौगिक को। जो आपके मिश्रण होते हैं इसे अशुद्ध पदार्थ कहा जाता है, इसे अशुद्ध पदार्थ कहा जाता है, इम्प्योर मैटर्स कहा जाता है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। जो ये डी है, जल, जल भी अपने आप में यौगिक है, तो ये भी शुद्ध पदार्थ हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। जो शुद्ध पदार्थ होते हैं ना, वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, या फिर बोल दो एक ही प्रकार के अणुओं से बने होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो जो तत्व होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। जो यौगिक होते हैं आपके एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। जैसे जल है तो एक ही प्रकार के यौगिक से मिलकर के बना होगा H2O, तो वो भी शुद्ध पदार्थ है। डैश को किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि द्वारा अन्य सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। यह डेफिनेशन है तत्व का, है ना, यह परिभाषा है तत्व की। तत्व को किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि द्वारा अन्य सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। देखिए, तत्व को तो ना आप तोड़ सकते हैं किसी रासायनिक विधि के द्वारा, और ना ही आप तोड़ सकते हैं किसी भौतिक विधि के द्वारा। अगर हम यौगिक की बात करें तो यौगिक को आप भौतिक विधि द्वारा आप नहीं तोड़ सकते हैं, यौगिक को भौतिक विधि के द्वारा आप नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे जल है, जल में क्या है कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये H2O जल है। अब इस H2O से आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। देखो, H2O अपने आप में एक पदार्थ है, लेकिन इससे सरल पदार्थ कौन है? ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इससे जो यौगिक है, यौगिक को आप उसके सरल पदार्थों में तोड़ सकते हैं, लेकिन भौतिक विधि के द्वारा आप नहीं तोड़ सकते हैं। आपको रासायनिक विधि का इस्तेमाल करना होगा। जैसे यहाँ पर H2O से H2+O2 आपको प्राप्त करना है, तो आपको करवाना पड़ेगा वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना पड़ेगा, जो कि केमिकल प्रोसेस है। तो तत्व को ना तो आप रासायनिक विधि के द्वारा सरल पदार्थों में तोड़ सकते हैं और ना ही भौतिक विधि के द्वारा। जो आपके यौगिक होते हैं इसे आप रासायनिक विधि के द्वारा तोड़ सकते हो, लेकिन भौतिक विधि के द्वारा आप नहीं तोड़ सकते हो। जो आपके मिश्रण होते हैं उसे आप रासायनिक विधि के द्वारा भी तोड़ सकते हैं, भौतिक विधि के द्वारा भी तोड़ सकते हैं। जो भौतिक विधि के द्वारा टूट जाए वो रासायनिक विधि के द्वारा भी टूट जाएंगे। ये आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी है। आधुनिक आवर्त सारणी में देखो तो 118 तत्व है टोटल। टोटल कितने तत्व हैं? आपके 118 तत्व हैं। अब देखो, इस 118 तत्व में, इस 118 तत्व में 11 तत्व ऐसे हैं जो आपके गैस हैं, और 2 तत्व ऐसे हैं जो कि लिक्विड है, जो कि लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या है कि लिक्विड है। अब देखो, गैसियस एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, है ना, गैसियस एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? देखो, ये सारे के सारे तत्व हैं।
इन सारे में से किसी को भी आप अन्य सरल पदार्थों में नहीं तोड़ सकते हैं, ना तो रासायनिक विधि के द्वारा ना ही भौतिक विधि के द्वारा। ये तत्वों की परिभाषा है। देखो 11 गैस कौन कौन से हैं। ये हाइड्रोजन है, उसके बाद आ जाओ यहां पर, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, उसके बाद हीलियम है, नियोन है, ये आर्गन है, ये क्रिप्टन है, ये जिनॉन है और ये रेडॉन है। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये आपके हो गए। ठीक है, अब देखो ये जो दो लिक्विड हैं एलिमेंट, इसमें ब्रोमीन जो कि अधातु है और मरकरी जो कि धातु है। तो ब्रोमीन आपको मिलेगा कहां पर, तो ये रहा ब्रोमीन, ये है ब्रोमीन और ये रहा मरकरी, ये रहा मरकरी। दो तत्व और हैं आपके जो द्रव अवस्था में आ जाते हैं इस तापमान से थोड़े ऊपर के तापमान पर, जैसे कि 29 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस, यानी जो कमरे का ताप है उससे थोड़े से अधिक ताप पर जो है ये सीजियम जो है, ये सीजियम और ये गैलियम, ये दोनों जो है आपके आ जाते हैं द्रव अवस्था में। तो जो कुछ भी मैंने आपको बताया ये सारी बातें जो है एनसीईआरटी में मेंशन है क्लास 9th में, तो इन सारी ही पॉइंट्स को जो है आप ध्यान में रखिएगा। देखिए अगर आप रेलवे के अंदर एलपी की तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और आप हमारे से जनरल साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऐप पर। जो ऐप आप डाउनलोड करेंगे उसी में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ये कोर्स अभी भी चल रहा है और ये जो चैप्टर मैं आपको करवा रहा हूँ तत्व यौगिक और मिश्रण, कुछ दिन पहले ही मैंने समाप्त किया है ऐप पर। लगभग 3 घंटे के लेक्चर्स हैं जिसमें मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। तो काफी डिटेल में मैंने चैप्टर को कंप्लीट करवाया है और सिर्फ यही चैप्टर नहीं, जो चैप्टर भी मैं करवाता हूँ काफी डिटेल में ही करवाता हूँ आपके एग्जाम के लिए। और जो कुछ भी आपके रेलवे के एग्जाम के लिए चाहिए, चाहे वो एनसीईआरटी हो, पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, न्यूमेरिकल हो, सारे के सारे करवाए जाते हैं आपके इस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप हमारा कोर्स ज्वाइन करो, आप 100% सवाल जो है बना करके आओगे, नहीं, 100% की गारंटी तो मैं नहीं लूंगा, राइट। जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भाई 40 प्रश्न आपके साइंस के पूछे जाएंगे, मैं आपको बोलूंगा कि आप 35 से ज्यादा ही प्रश्न बना करके आएंगे अगर आप पूरे कोर्स को अच्छे से देखेंगे। तो जो भी आपका सिलेबस में कंप्लीट करवाऊंगा उसको आप अच्छे से कवर करेंगे। तो कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे जरूर आते हैं जो आपको बनाना नहीं होता है, छोड़ना होता है, वहां बस आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाता है कि आप फंसते हैं, अपना समय खराब करते हैं या फिर आप इसको छोड़ करके आगे जाते हैं। इसीलिए 100% आप क्वेश्चन बना करके आओगे जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ आप 95% क्वेश्चन बना करके आओगे, इतना तो मैं आपको अच्छे से करवा ही दूंगा। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करना, काफी बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को करते हैं। तत्व शब्द किसने दिया? ये जो शब्द है तत्व, इंग्लिश में एलिमेंट कहा जाता है। तो ये जो शब्द है एलिमेंट, ये एलिमेंट शब्द किसने दिया? ये दिया था रॉबर्ट बॉयल ने। देखो रॉबर्ट बॉयल ने तत्व शब्द दिया, लेकिन जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, ये परिभाषा जो है अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर लेबोजियर ने दिया था। इन्होंने क्या दिया? परिभाषा दिया, इन्होंने परिभाषा दी, राइट। इन्होंने परिभाषा दी एलिमेंट के लिए, इन्होंने परिभाषा दी एलिमेंट के लिए। लेबोजियर को कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री, राइट, फादर ऑफ केमिस्ट्री। हमसे पूछा तत्व शब्द किसने दिया, तो आंसर हमारा रॉबर्ट बॉयल हो जाएगा। और परिभाषा क्या था इनका? वही कि तत्व जो है पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। यही परिभाषा है जो लेबोजियर ने दी थी। उस पदार्थ की पहचान करें जो एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। देखिए जो आपके तत्व होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। तत्व आपके एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, यही कारण है कि उसे अन्य सरल पदार्थों में हम नहीं तोड़ सकते हैं, चाहे भौतिक या फिर रासायनिक विधि के द्वारा। जो आपके यौगिक होते हैं वो क्या करते हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। जैसे जल के बारे में मैंने आपसे कहा, जल में हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन के भी एटम्स हैं, ऑक्सीजन के भी एटम्स हैं। 2 या 2 से अधिक प्रकार के एटम्स हो सकते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसमें हाइड्रोजन के एटम्स हैं, सल्फर के एटम्स हैं, ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो 2 या 2 से अधिक प्रकार के जो है एटम्स हो सकते हैं किसमें?
तो आपका आंसर है यौगिक में। उस पदार्थ की पहचान करें जो एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। ये जो आपके धातु हैं, अधातु हैं, उपधातु हैं, ये सारे जो होते हैं आपके तत्व होते हैं। ये सारे क्या हैं? तत्व हैं। ये सारे तत्व के प्रकार हैं। धातु, अधातु, उपधातु, ये सारे तत्व के प्रकार हैं। जो उपधातु होते हैं वो संख्या में आपके 7 होते हैं। 7 तत्व ऐसे हैं जिसे उपधातु कहा जाता है। 7 तत्व ऐसे हैं जिसे उपधातु कहा जाता है। उपधातु उसे बोलते हैं जिसमें कुछ गुण धातुओं की होती है, कुछ गुण अधातुओं की होती है। तो जो भी आपने 118 तत्व देखे थोड़ी देर पहले आवर्त सारणी में, उसमें से 7 उपधातु है। डैश और डैश कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। 2 तत्वों के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया, एक तो है गैलियम और दूसरा है सीजियम। ये दोनों जो है ये ठोस होते हैं कमरे के ताप पर, लेकिन कमरे के ताप से थोड़े से अधिक ताप पर जो है ये द्रव अवस्था में आ जाते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। आंसर हमारा हो जाएगा बी। जबकि ब्रोमीन और पारा जो है ये द्रव अवस्था में होते हैं कमरे के ताप पर। कमरे का ताप मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को हम लोग कमरे का ताप बोलते हैं। उस पदार्थ को क्या कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनता है? देखो, रासायनिक संयोजन से बनता है और निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनता है। जैसे ही निश्चित अनुपात आ जाए समझ जाना कि यौगिक की बात की जा रही है। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो जल है, अगर आपको जल बनाना है या फिर मान लो आपने कहीं से जल ले आया, उस जल को आपने कहीं से भी लाया, आप नदी से लाए हैं, समुद्र से लाए हैं, नाले से लाए हैं, कहीं से भी लाए हैं। अगर आप इस जल को तोड़ो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो आपको क्या सब मिलेगा भाई? हाइड्रोजन मिलेगा और क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। और जब आप दोनों का मास निकालेंगे, यानी हाइड्रोजन का मास आपको पता चल जाएगा, ऑक्सीजन का मास आपको पता चल जाएगा, जब आप इस दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये 1:8 आएगा। और ये हमेशा होगा। जब भी आप जल को तोड़ेंगे तो जो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास मिलेगा वो 1:8 के रेशियो में ही मिलेगा। कहने का मतलब, अगर हाइड्रोजन 1 ग्राम मिलेगा तो ऑक्सीजन आपको 8 ग्राम मिलेगा। अगर हाइड्रोजन आपको 2 ग्राम मिलेगा तो ऑक्सीजन आपको 16 ग्राम मिलेगा। अगर हाइड्रोजन 3 ग्राम मिलेगा तो ऑक्सीजन आपको 24 ग्राम मिलेगा। 1:8 के रेशियो में ही मिलेगा। और आप इसके ठीक उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर आपको जल बनाना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाना पड़ेगा उसके मास के 1:8 के रेशियो में। तो यही चीज आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो है केमिकल रिएक्शन होगा, यानी हाइड्रोजन को जलाया जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और कैसे जलाया जाएगा? तो 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाने के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाएगा। या फिर आप एक लाइन में जनरलाइज कर सकते हो कि 1:8 के रेशियो में जो है केमिकल रिएक्शन करवाया जाएगा। ऐसे ही आप एक और एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का जो रेशियो होता है ये 1:4 के रेशियो में होता है ना? 1:4 के रेशियो में होता है। माफ करिएगा, 1:4 नहीं, 14:3 के रेशियो में होता है। 14:3 के रेशियो में होता है। यानी अमोनिया से अगर आप नाइट्रोजन हाइड्रोजन को अलग करेंगे तो आपको जो मास मिलेगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, उसका रेशियो निकालेंगे तो 14:3 मिलेगा। और हमेशा मिलेगा आपको यही, चाहे आप अमोनिया को कहीं से भी ले आओ। या फिर अगर आपको अमोनिया बनाना है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से तो आपको मास लेना पड़ेगा 14:3 के रेशियो में। अगर आप नाइट्रोजन लेते हो 14 ग्राम तो हाइड्रोजन आपको 3 ग्राम लेना पड़ेगा। तो यह है यौगिक की परिभाषा कि उस पदार्थ को यौगिक कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनता है। यह यौगिक की परिभाषा है। और थोड़ी देर पहले हम लोगों ने तत्व की परिभाषा देखा था। हाइड्रोजन सल्फाइड की विशेषता नहीं है। हाइड्रोजन सल्फाइड, देखिए, जब आयरन सल्फाइड या फिर इसको आप फेरस सल्फाइड भी बोल सकते हो, जब आयरन सल्फाइड और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच में रिएक्शन होता है तो बनता है फेरस सल्फेट का जलीय विलयन। AQ का मतलब एक्वस सॉल्यूशन होता है, जलीय विलयन बनता है। और यहां पर उत्सर्जित होती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है उत्सर्जित होती है, राइट। अब देखो, ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है ये रंगहीन गैस है। जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे रंगहीन गैस है। ये रंगहीन गैस है, लेकिन गंधहीन गैस नहीं है। तो ये विशेषता नहीं है।
ये गंधहीन गैस नहीं है, इनके पास गंध होती है और सड़े हुए अंडे की जैसी गंध होती है, सड़े हुए अंडे की जैसी गंध होती है, और ये एक जहरीली गैस भी है। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। लौह चूर्ण और सल्फर पाउडर के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग करना चाहिए। मतलब मैंने लोहे का चूर्ण और सल्फर पाउडर को आपस में मिक्स कर दिया है और उस मिक्सचर को मैंने आपको थमा दिया है कि लो अब आप जो है इस मिश्रण से वापस से हमें लोहे का चूर्ण और सल्फर पाउडर अलग करके दो। किस विधि का आप इस्तेमाल करेंगे। कार्बन डाइसल्फाइड विलायक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और चुंबकीय पृथक्करण विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, आंसर हमारा डी हो जाएगा। ये पहला मेथड है, लौह चूर्ण और सल्फर पाउडर के मिक्सचर से दोनों को अलग करने का पहला मेथड है कि भाई आपके पास मिक्सचर है जिसमें कि सल्फर पाउडर और लोहे का चूर्ण है। अब लोहा जो है चुंबक से चिपक जाता है, तो हम क्या करेंगे, मिक्सचर के पास चुंबक को लेकर के जाएंगे, लोहा अपने आप चुंबक में चिपक जाएगा, लोहा मिश्रण से अलग हो जाएगा, राइट, ये अलग हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हो ये मिक्सचर था, चुंबक में सारे लोहे का चूर्ण जो है आकर के चिपक गया, बच गया यहां पर सल्फर पाउडर। यह पहला मेथड था। दूसरा, विलायक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। विलायक कौन सा है, देखो कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड में जो है सल्फर घुल जाता है, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर घुल जाता है। तो हमारे पास ये जो मिक्सचर पड़ा था, हमने क्या कर दिया, इसको डाल दिया कार्बन डाइसल्फाइड विलायक में। जैसे जल विलायक है ना, जल में नमक घुल जाता है, जल में चीनी घुल जाता है, ठीक वैसे ही कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर घुल जाता है। जल में नहीं घुलता है, कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। अगर जल में घुलता तो हम लोग जल का इस्तेमाल करते हैं। तो कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर घुल जाएगा लेकिन लोहे का चूर्ण नहीं घुलेगा। तो मिक्सचर को डालेंगे, अच्छे से इसको मिलाएंगे भाई किसी चीज से, और सल्फर पाउडर को घोल लेंगे इसमें। उसके बाद क्या करेंगे, छान लेंगे। जो आयरन फाइलिंग्स हैं, जो लोहे का चूर्ण है, वो तो घुलेगा नहीं, तो उसको हम छान करके अलग कर लेंगे। अब हमारे पास विलयन बचेगा जिसमें क्या होगा कि कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर घुला होगा। हम क्या करेंगे, अब उस मिक्सचर को वाष्पीकृत करवाएंगे, उस मिक्सचर को गर्म करेंगे, तो जो कार्बन डाइसल्फाइड विलायक है वो वाष्पीकृत हो जाएगा और सल्फर बच जाएगा। तो इन दो तरीकों से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, लोहे का चूर्ण और सल्फर पाउडर के मिश्रण से इन दोनों को अलग कर सकते हैं। रासायनिक तौर पर शुद्ध पदार्थ है। रासायनिक तौर पर शुद्ध पदार्थ हम लोगों ने देखा तत्व और यौगिक को कहते हैं। तत्व और यौगिक को रासायनिक तौर पर शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जो बर्फ है ये अपने आप में एक यौगिक है। बर्फ क्या है, जल का ही, पानी का ही एक रूप है। पानी ही जब ठोस बन जाए तो वो बर्फ कहलाता है, कोई नया पदार्थ नहीं है बर्फ। और पानी अपने आप में क्या है कि यौगिक है, राइट। शुद्ध घी, शुद्ध नमक, शुद्ध दूध, ये सारे के सारे आपके मिक्सचर्स होते हैं। ये सारे के सारे क्या है, मिक्सचर्स हैं। ये सारे के सारे मिक्सचर्स हैं, मिश्रण है। और जो आपके मिश्रण होते हैं वो शुद्ध पदार्थ नहीं होते हैं, वो केमिकली जो है इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। क्यों, क्योंकि इन सारे में जो है आपके दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व, यौगिक, ये सारे मिले हुए हैं। दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व, यौगिक जो है मिले हुए हैं। दो या दो से अधिक प्रकार के आपको इनमें दिख जाएंगे एटम्स, कई प्रकार के आपके दिख जाएंगे, दो छोड़ो कई प्रकार के दिख जाएंगे। जैसे अगर हम शुद्ध घी की बात करें, है ना, शुद्ध घी की अगर हम बात करें तो देखो इसमें थोड़े बहुत अमाउंट में आपको पानी तो दिखते ही है, तो आपको जल मिल गया। और इसमें होते हैं आपके फैट्स, लिपिड आपके इनमें बहुत होते हैं, लिपिड्स बहुत होते हैं। घी खाओ मोटाओ, आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं घी खाया कर मोटा हो जाएगा। और भी आपके कुछ पदार्थ हो सकते हैं, तो इन पदार्थों का मिश्रण होता है। अगर हम शुद्ध नमक की बात करें तो शुद्ध नमक में तो आपका NaCl होता है। अब NaCl अपने आप में तो शुद्ध है, लेकिन इसमें देखो आयोडीन भी मिक्स होता है। इसमें जो है आयोडीन भी मिक्स होता है, आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक आपने सुना होगा, आयोडीन मिक्स होते हैं। अगर मान लो कि केवल NaCl है तब तो वो शुद्ध हो जाएगा, लेकिन हम जानते हैं हमारे घरों में जो शुद्ध नमक लिख करके पैकेट पर आता है उसमें NaCl के अलावा जो है आयोडीन भी उसमें मिक्स होता है। शुद्ध दूध, दूध में तो भाई साहब बहुत सारी चीजें हैं, सबसे ज्यादा तो पानी ही मिलेगा आपको। उसके बाद दूध में आपको प्रोटीन्स मिल जाते हैं, दूध में आपको कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है जैसे कि लैक्टोज। दूध में आपको जो है मिनरल्स मिल सकते हैं जैसे कि फास्फोरस, और भी मिनरल्स हो सकते हैं, कुछ आपको विटामिन भी मिल सकते हैं। क्योंकि ये सारे के सारे मिश्रण हैं और मिश्रण को हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं, इसीलिए ये जो है शुद्ध पदार्थ नहीं है, शुद्ध पदार्थ ये बर्फ है। समांगी मिश्रण का उदाहरण है।
समांगी मिश्रण का उदाहरण है, ये हो जाएगा विलयन। देखिए जो ये निलंबन है, कोलाइड है और विलयन है, ये तीनों ही आपके जो है मिक्सचर्स हैं, ये तीनों ही आपके मिक्सचर्स हैं। देखो जो आपके मिश्रण होते हैं, जो आपके मिक्सचर्स होते हैं, जो आपके मिक्सचर्स होते हैं, ये होते हैं आपके दो प्रकार के मिक्सचर्स होते हैं। समांगी मिश्रण यानी कि होमोजीनस मिक्सचर और हेटेरोजीनस मिक्सचर। है ना, ये दो प्रकार के जो होते हैं आपके मिश्रण होते हैं। अब इसमें आपको याद रखना है केवल सॉल्यूशन यानी कि विलयन, और इसमें आपको याद रखना है कोलॉइड, और आपको याद रखना है सस्पेंशन। सॉल्यूशन, कोलॉइड, सस्पेंशन। सॉल्यूशन जो है होमोजीनस है, जो कि एक मिक्सचर ही है। कोलॉइड एंड सस्पेंशन ये हेटेरोजीनस है, जो कि ये दोनों मिक्सचर्स ही है। राइट। हमसे पूछा है समांगी मिश्रण का उदाहरण है, तो समांगी को हम लोग इंग्लिश में होमोजीनस बोलते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विलयन हो जाएगा। हमारा आंसर जो है ये विलयन हो जाएगा। ठीक है। अब देखो समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है। जैसे ये पानी है, प्योर पानी है, प्योर सॉल्ट है। ठीक है। अभी क्या है, ये दोनों अलग अलग यौगिक है। हमने क्या कर दिया भाई कि इस नमक को डाल दिया इस पानी में, नमक को डाल दिया पानी में और इसको अच्छे से घोल दिया। घोलने के बाद नमक पानी का घोल आपको मिल गया। अब आप मुझे ये बताओ, क्या ऐसा होता है कि आप यहां से पानी कुछ उठाते हैं, मान लीजिए चम्मच से आपने यहां से पानी उठाया तो पानी का खारेपन अलग होता है, यहां से उठाया तो पानी का खारेपन अलग होता है, यहां से उठाया तो पानी का खारापन अलग होता है। अगर मान लो किसी भी तरीके से छोटा सा आपने छेद कर दिया और नीचे से पानी नीचे से जो मिक्सचर है उसको जो है आपने नीचे से मिक्सचर जो है बाहर आया और आपने उसको कलेक्ट कर लिया, फिर आपने टेस्ट किया तो उसका खारापन अलग होता है। क्या अलग अलग खारापन आपको मिलता है क्या? या फिर पूरे ही नमक पानी के घोल का जो खारापन है वो एक समान होता है, एक समान आपको नमकीन लगता है? तो आप बोलेंगे कि एक समान नमकीन लगता है ना, तो एक समान नमकीन आपको इसलिए लगता है कि जो आप नमक इसमें घोलते हो वो नमक जो है आपके टूट जाते हैं आयंस में। ठीक है, सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन में। तो ये सारे जो कण होते हैं पूरे नमक में जो है समान रूप से वितरित होते हैं, समान रूप से जो है वितरित होते हैं। ये जो नमक होता है ना, ये नमक के जो कण होते हैं आपके, जो कि बेसिकली आयंस ही होते हैं, ये आपके समान रूप से पूरे पानी में वितरित हो जाते हैं, जल में वितरित हो जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो है यहां से आप कुछ सैंपल उठाएं, यहां से कुछ आप सैंपल उठाएं, यहां से आप कुछ सैंपल उठाएं, यहां से आप कुछ सैंपल उठाएं, तो नमक और पानी के कणों का जो अनुपात है वो एक समान आपको मिलेगा। ऐसा नहीं हुआ कहीं पर नमक का कण जो है कम है, कहीं पर नमक का कण जो है ज्यादा है, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। नमक का जो कण है, जो पानी का जो कण है, उनका जो अनुपात है वो आपको समान रूप से मिलेगा, सेम प्रोपोर्शन में जो है आपको मिलेगा पूरे के पूरे विलयन में। यही कारण है कि हर जगह से पानी जो है आपको बराबर नमकीन लगता है। इसीलिए नमक पानी का घोल, चीनी पानी का घोल, ये आपके जो होते हैं वो समांगी मिश्रण होते हैं। और जो समांगी मिश्रण होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? उसे हम लोग सॉल्यूशन भी कहते हैं। जो समांगी मिश्रण होते हैं उसे हम लोग सॉल्यूशन भी कहते हैं। और याद रखिएगा, सॉल्यूशन के अंदर आपके दो घटक होते हैं। सॉल्यूशन के अंदर जो है आपके दो घटक होते हैं। जो घटक कम अमाउंट में होता है, जो दूसरे पदार्थ में घुल जाता है, उसे हम लोग सॉल्यूट कहते हैं, विलय पदार्थ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विलय पदार्थ कहते हैं। विलय पदार्थ कहते हैं यानी कि सॉल्यूट कहते हैं, उसे हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। उसके बाद जो घटक जो है ज्यादा अमाउंट में होता है, जैसे यहां पर देख लो, जो नमक है वो कम अमाउंट में है तो नमक सॉल्यूट है, पानी ज्यादा अमाउंट में है और ये जो है विलायक को जो है अपने अंदर घुला लेता है, तो इसे हम लोग विलायक कहते हैं। इसे हम लोग विलायक कहते हैं, इंग्लिश में सॉल्वेंट कहते हैं। तो जो विलयन है ये समांगी मिश्रण है
और इसमें आपका विलय पदार्थ होता है जो कि कम अमाउंट में होता है, और विलायक होता है जो कि ज्यादा अमाउंट में होता है। और ये जो आपका विलयन होता है ये ठोस ठोस का विलयन भी हो सकता है, ठोस द्रव का भी हो सकता है, गैस गैस का भी हो सकता है, द्रव गैस का भी हो सकता है, कई प्रकार के आपके हो सकते हैं। जैसे मिश्र धातुएं होती है, जो आपके मिश्र धातुएं होती है जैसे कि पीतल है, जैसे कि कांस्य है, ये जो होती है मिश्र धातुएं, ये सॉलिड सोल्यूशन है ना। सॉलिड सॉलिड का सोल्यूशन है, सॉलिड सॉलिड क्या है कि सोल्यूशन है, ठोस ठोस का विलयन है, मतलब विलय भी ठोस विलायक भी ठोस। जो ज्यादा अमाउंट में है उसको आप विलायक बोल देना, जो कम अमाउंट में है उसे आप विलय बोल देंगे। पीतल बनता है कॉपर और जिंक से, तो कॉपर भी ठोस जिंक भी ठोस, तो ठोस ठोस का विलयन है। तो जो अलॉय होते हैं, जो आपके मिश्र धातुएं होती है, वो समांगी मिश्रण होती है। और ये जो अलॉय है ये बनता है मेटल नॉन मेटल से, ठीक है। मेटल 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 का मिक्सचर हो सकता है, ये मेटल मेटल का सोल्यूशन हो सकता है, ये समांगी मिश्रण होता है तो हम लोग सोल्यूशन बोल सकते हैं। या फिर ये मेटल नॉन मेटल का भी हो सकता है, जैसे स्टील। जो स्टील होता है इस्पात, वो लोहा और कार्बन का मिक्सचर होता है। तो जो अलॉय है, जो मिश्र धातुएं होती है, जो मिश्र धातुएं होती है, ये धातु धातु या फिर धातु अधातु का समांगी मिश्रण होती है, राइट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समांगी मिश्रण का उदाहरण है विलयन हो जाएगा। हम लोगों ने जस्ट देखा कि कोलाइड और निलंबन जो है ये विषमांगी मिश्रण है, हेटेरोजेनस मिक्सचर है। और जो दूध है ये एक प्रकार का कोलाइड है, जो दूध है एक प्रकार का कोलाइड है, तो दूध भी हमारा आंसर नहीं होगा। यौगिक की पहचान करें। देखो जो वायु है ये गैस गैस का सॉल्यूशन है, गैस गैस सॉल्यूशन है, यानी गैस गैस विलयन है। जो सोडा जल है, सोडा जल को आप बोल सकते हो लिक्विड गैस सॉल्यूशन, लिक्विड गैस सॉल्यूशन, यानी लिक्विड में गैस जो है घुली हुई होती है। हीरा, हीरा तो आपका प्योर कार्बन है, हीरा जो है कार्बन का अपरूप है, इससे तो प्योर कार्बन आप कह सकते हो, और कार्बन अपने आप में एक तत्व है। बर्फ जो है यौगिक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिसे हम लोग सोल्यूशन बोल रहे हैं वो क्या है, मिक्सचर है, समांगी मिश्रण है, होमोजेनस मिक्सचर है, राइट। तो ये तो है आपका एलिमेंट, ये तो तत्व है, और ये क्या हो गए आपके मिक्सचर्स हो गए। हमें चूज करना था यौगिक, तो बर्फ हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी, यौगिक की पहचान करें लिखा है ना, ये गलत हो गया है, हमारा आंसर डी हो जाएगा, यौगिक की पहचान करना है। टिंचर आयोडीन में विलायक है। देखिए टिंचर आयोडीन अपने आप में एक विलयन है, जो टिंचर आयोडीन है ये अपने आप में ही एक क्या है कि विलयन है, और विलयन में विलय होता है और विलायक होता है। तो टिंचर आयोडीन में जो विलय पदार्थ है, जो विलय पदार्थ है वो है आयोडीन, ये आपका सॉल्यूट होता है, ये आपका सॉल्यूट होता है, और अल्कोहल होता है सॉल्वेंट। एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। जो आपका सोडा जल होता है, जो अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले, सोडा जल, सोडा जल, सोडा जल, सोडा जल जो बनता है ये जल प्लस CO2 से बनता है। ये जो जल होता है ये आपका विलय होता है, विलय बोले तो सॉल्यूट, माफ करिएगा उल्टा लिख दिया मैंने, जो जल होता है वो विलायक होता है, और जो ये CO2 है ये विलय है। जो भी आप पीते हैं, कोका कोला, स्प्राइट पीते हैं, थम्स अप पीते हैं, उन सारे में यही चीज होता है, जल में CO2 गैस घुली हुई होती है। टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाता है, टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाता है, याद रखिएगा, टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाता है विलयन, यानी समांगी मिश्रण नहीं दिखाता है, विषमांगी मिश्रण दिखाता है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। जब आप लाइट को किसी माध्यम से गुजारते हैं और लाइट का मार्ग आपको दिख जाता है, इसी प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। जैसे देखो यहां पर 3 माध्यम है,
सॉल्यूशन है, कोलाइड है, सस्पेंशन है, ये तीनों मिक्सचर है। तो इनका अपना यहां पर बोल सकते हैं कि माध्यम है भाई। जब प्रकाश को यहां से गुजारा गया तो इस वाले माध्यम में देख लो प्रकाश का मार्ग आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां पर आपको देख लो कि दिख रहा है। यहां पर प्रकाश का मार्ग जो है साफ साफ दिख रहा है, और यहां पर भी दिख रहा है प्रकाश का मार्ग। तो अगर प्रकाश का मार्ग दिख रहा है तो इसी प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो देखो कोलाइड है और सस्पेंशन है, ये दोनों ही टिंडल प्रभाव को दिखाते हैं, क्योंकि इनके कणों का साइज इतना होता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन करवा करके प्रकाश को फैला दे, तो ये पाथ दिख जाता है। लेकिन जो सॉल्यूशन है, जो विलयन है, इनके जो कण होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। इनके जो कण होते हैं ना, उनका साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, यानी कि 10⁻⁻9 मीटर से भी छोटा होता है। तो इतने छोटे होते हैं, यानी इतने छोटे होते हैं कि ना तो नग्न आंखों से दिखते हैं और ना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कर पाते हैं, इसीलिए टिंडल प्रभाव ये नहीं दिखाते हैं। कोलाइड के कण भी हमें नग्न आंखों से नहीं दिखते हैं, लेकिन ये इतने भी छोटे नहीं होते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन ना कर सके। जो आपके सस्पेंशन होते हैं, निलंबन होते हैं, निलंबन सस्पेंशन निलंबन, इनके कण साइज में बड़े होते हैं, तो ये आपको आंखों से दिख जाते हैं और प्रकाश का प्रकीर्णन भी करते हैं, तो टिंडल प्रभाव को भी दिखाते हैं। परिक्षिप्त प्रवस्था प्लस परिक्षेपण माध्यम बराबर क्या? देखिए हम लोगों ने अभी देखा कि भाई सॉल्यूशन जो होता है, इनमें आपका जो 2 घटक है उसमें से एक को हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं जो कि कम अमाउंट में होता है, दूसरे वाले को हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, विलायक बोलते हैं, जो कि ज्यादा अमाउंट में यूजुअली होता है। ऐसे ही जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, अब ये कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? देखो कोलाइडल सॉल्यूशन बोल दो या फिर केवल कोलाइड बोल दो, बात बराबर ही है। कोलाइडल सॉल्यूशन बोल दो या फिर आप सिंपली कोलाइड बोल दो तो भी चलेगा। इसमें आपका होता है परिक्षिप्त प्रवस्था यानी कि डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज तो मैं शॉर्ट में लिखता हूं डीपी, और डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम तो इसको हम शॉर्ट में डीएम लिख देते हैं। तो जैसे सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है ना, ठीक वैसे ही इसमें डिस्पर्स्ड फेज होता है। जैसे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता है, वैसे ही यहाँ पर ये डिस्पर्शन मीडियम होता है। तो डीएम हमने इसको लिख दिया शॉर्ट में। तो हमारा आंसर यहाँ पर कोलाइड हो जाएगा। अब देखो, अब ये जो डीपी है ये ठोस है, द्रव है, गैस है, या फिर ये जो डीएम है ये ठोस है, द्रव है, गैस है। तो इनकी अवस्थाओं के आधार पर कोलाइड आपके कई प्रकार के होते हैं। कोलाइड आपके कई प्रकार होते हैं, ये देख लो इतने सारे आपके प्रकार होते हैं कोलाइड के। कौन से प्रकार में डीपी की कौन सी अवस्था है, डीएम की कौन सी अवस्था है ना, ये सब भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, और किसका कौन एग्जाम्पल है ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब सारे को याद रखना जरूरी भी नहीं है, ठीक ना, कुछ आप याद रखिए जिसके चांस बहुत ज्यादा है कि आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका दूध, राइट। दूध जो है ये एग्जाम्पल है इमल्शन का, यानी इमल्शन जो कोलाइड का एक प्रकार है उसका एग्जाम्पल ये दूध है। और दूध में डीपी और डीएम ये दोनों ही आपके द्रव होते हैं, ये दोनों ही आपके द्रव होते हैं। तो पहले तो आपको ये याद रखना है, दूध जो है इमल्शन का एग्जाम्पल है, जो कि एक कोलाइड है द्रव द्रव का। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है ये मक्खन, मक्खन जो है ये एक एग्जाम्पल है जेल का, है ना। मक्खन जो है ये एक एग्जाम्पल है जेल का। जेल जो है अपने आप में एक कोलाइड है, और कैसा कोलाइड है भाई? द्रव ठोस का। जो पहले बोल रहा हूं वो डीपी है, जो बाद में बोल रहा हूं वो डीएम है, द्रव ठोस का। यानी डीपी जो है द्रव है, ठोस जो है डीएम है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है एरोसोल। अगर आप ध्यान से देखो एरोसोल को, तो 2 एरोसोल आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। दोनों में डीएम जो है वो गैसी है, दोनों में डीएम जो है वो गैसी है। यहां देख लो डीएम गैस, डीएम गैस। मतलब अगर डीएम गैस है, अगर डिस्पर्शन मीडियम परिक्षेपण माध्यम गैस है, तो हम उस कोलाइड को एरोसोल बोलेंगे। अगर हम बात करें डीपी की, तो द्रव हो सकता है और ठोस हो सकता है, गैस गैस कोलाइड नहीं होता है। इसीलिए देखो गैस गैस आपको नहीं मिलेगा, ठोस ठोस आपको मिल जाएगा, द्रव द्रव आपको मिल जाएगा, लेकिन गैस गैस आपको नहीं मिलेगा। और इसके आपके एग्जाम्पल्स हैं कोहरा, बादल, कुहासा। और ये जो एरोसोल है जिसमें कि डीपी जो है ठोस है, उसमें है धुआं, स्वचालित वाहन का निथार यानी एग्जॉस्ट। उसके बाद आप चाहो तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये याद रख सकते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि सोल है। ब्लड भी आपका सोल है,
सोल मतलब ठोस द्रव का कोलाइड। विलय पदार्थ की वह मात्रा जो दिए ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है ना, संतृप्त विलयन में उपस्थित है, संतृप्त विलयन में उपस्थित है, इस ताप पर उस पदार्थ की डैश कहलाती है। देखो इसे हम विलयता कहते हैं। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? एक ऐसा विलयन जिसमें और विलय पदार्थ नहीं घुल सकता है, उसे हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। और अगर विलय पदार्थ और घुलने अगर विलयन के अंदर ये क्षमता है कि और विलय पदार्थ को वो घुला सकता है, तो उसे हम लोग असंतृप्त कहेंगे। जब तक वो और विलय पदार्थ को घुला सकता है हम असंतृप्त विलयन कहेंगे। जब विलय पदार्थ और नहीं घुला सकता विलयन, तब हम विलयन को बोलेंगे कि वो संतृप्त हो चुका है। संतृप्त असंतृप्त बोल रहा हूं। अगर विलय पदार्थ और घुल सकता है तो असंतृप्त, और अगर नहीं घुल सकता है तो संतृप्त। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, 20 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, 20 डिग्री सेल्सियस पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम क्या करते हैं कि पानी लेते हैं 100 ग्राम, 20 डिग्री सेल्सियस पर हमने पानी ले लिया 100 ग्राम, ठीक है। पानी कितना है? 100 ग्राम, 100 ग्राम पानी है। तो इसमें मैक्सिमम आप 36 ग्राम ही नमक घोल पाएंगे। इसमें जो है 36 ग्राम ही नमक आप घोल पाएंगे। यानी अगर 20 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम में आपने 36 ग्राम नमक घोल दिया तो विलयन संतृप्त हो जाता है। मतलब विलयन में आप और नमक नहीं घोल सकते हैं, नहीं घोल पाएंगे, क्योंकि विलयन संतृप्त हो चुका है। लेकिन अगर आपने 36 ग्राम से कम नमक घोला है, आपने 35 ग्राम घोला है, आपने 30 ग्राम घोला है, आपने 15 ग्राम घोला है, तब तक विलयन असंतृप्त कहा जाएगा। जब तक कि आप 36 ग्राम ना घोल लेते हैं इस टेम्परेचर पर, तब तक विलयन को असंतृप्त कहा जाएगा। जैसे ही आपने 36 ग्राम घोल लिया, विलयन संतृप्त हो जाएगा और ज्यादा आप नमक नहीं घोल पाएंगे इस वाले टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ाने पर ऐसा हो सकता है कि विलयन में और नमक आप घोल पाए, ऐसा हो सकता है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो संतृप्त विलयन वापस से असंतृप्त हो जाता है, यानी विलयन के पास और क्षमता आ जाती है कि वो और नमक घुला पाए, राइट। इसीलिए संतृप्त विलयन किसी टेम्परेचर पर होता है, ऐसा नहीं है कि किसी भी टेम्परेचर पर संतृप्त रहेगा वो, है ना। और ये जो अमाउंट है, इसे हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। भाई संतृप्त विलयन में विलय पदार्थ की जो मात्रा होती है उसी को हम लोग कहते हैं विलयता या घुलनशीलता। और यूजुअली हम लोग जो है विलयता कैलकुलेट करते हैं 100 ग्राम विलायक में, कि 100 ग्राम विलायक में संतृप्त विलयन के 100 ग्राम विलायक में, है ना, संतृप्त विलयन के, संतृप्त तो पहले होना आवश्यक है। संतृप्त विलयन के 100 ग्राम विलायक में जितना विलय पदार्थ घुला होता है उसी को हम लोग घुलनशीलता कहते हैं, उस विलय पदार्थ की। और ये भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होगा। भाई टेम्परेचर चेंज होगा तो सॉल्युबिलिटी बदल सकता है। भले 20 ग्राम टेम्परेचर पर 100 ग्राम जल में जो है 36 ग्राम नमक घुल पा रहा है, लेकिन अगर हम 50 ग्राम कर दे तो हो सकता है कि 36 ग्राम के बजाय इसमें 40 ग्राम घुल जाए। तो 50 ग्राम टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी 40 ग्राम हम बोलेंगे। तो आप जो है यहां पर लिख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो है सॉल्युबिलिटी जो है ये बढ़ती है, सॉल्युबिलिटी जो है ये बढ़ती है, घुलनशीलता जो है बढ़ती है। द्रवों में ठोस की विलयता प्रायः ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, यही हम लोगों ने देखा थोड़ी देर पहले, जस्ट पिछले वाले स्लाइड में बढ़ती है। द्रवों में ठोस की विलयता, द्रवों में ठोस जैसे कि नमक में पानी में नमक की विलयता, द्रवों में ठोस की विलयता यानी कि आपका जो विलायक है वो द्रव है और जो विलय है वो ठोस है। उस प्रकार के विलयन की बात की जा रही है कि ताप बढ़ाएंगे तो जो विलय पदार्थ है उसकी घुलनशीलता का क्या होगा, तो बढ़ती है। जैसे आप यहां पर देख सकते हो पोटेशियम नाइट्रेट। भाई पोटेशियम नाइट्रेट जो है ये 100 ग्राम जल में, यहाँ पर जल 100 ग्राम लिया गया है, 100 ग्राम जल में ही हम लोग निकालते हैं यूजुअली। पोटेशियम नाइट्रेट 100 ग्राम जल में मैक्सिमम 20 ग्राम ही घुल पाता है 20 डिग्री सेल्सियस पर। कहने का मतलब क्या हुआ कि 20 डिग्री सेल्सियस पर जो है 100 ग्राम जल का विलयन संतृप्त हो जाता है जब 32 ग्राम उसमें पोटेशियम नाइट्रेट घोल दिया जाता है। लेकिन अगर हम 40 डिग्री टेम्परेचर कर दें तब 100 ग्राम जल जो है अपने अंदर 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को घोल पाएगा। तो इस ताप पर घुलनशीलता 32 ग्राम है, लेकिन इस ताप पर घुलनशीलता 62 ग्राम है पोटेशियम नाइट्रेट की, ठीक है। 100 ग्राम जल। पोटेशियम क्लोराइड देख लो, 20 डिग्री सेल्सियस पर 34 ग्राम घुलता है,
घुलनशीलता 34 ग्राम है, लेकिन 40 डिग्री सेल्सियस पर 40 ग्राम है, यानी टेम्परेचर बढ़ाया, वापस से विलयन असंतृप्त हो गया, हमने उसमें और पोटेशियम क्लोराइड घोल दिया। सोडियम क्लोराइड की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस पर 36 ग्राम नमक घोल दो, संतृप्त हो जाएगा। 40 डिग्री सेल्सियस पर भी इसकी विलयता नहीं बढ़ती है, ऐसा हो सकता है विलयता नहीं बढ़ती है, थोड़े पॉइंट में जो है विलयता यहाँ पर बढ़ती है, तो मैंने 36 लिख दिया है। 36 ग्राम घुलनशीलता है, अगर आप इसको और बढ़ाएंगे 50 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री सेल्सियस, तब जाकर के 36 से ज्यादा कुछ घुल जाए। अमोनियम क्लोराइड 20 डिग्री सेल्सियस पर 37 ग्राम ही घुलता है 100 ग्राम जल में, लेकिन 40 डिग्री सेल्सियस पर 41 ग्राम घुलता है, तो इस ताप पर घुलनशीलता 41 ग्राम और इस पर 37 ग्राम। 100 ग्राम जल में ही हम लोग घुलनशीलता निकालते हैं। द्रवों में गैस की विलयता प्रायः ताप बढ़ाने पर, जैसे कि हम लोगों ने सोडा जल में देखा कि सोडा जल में जो विलायक है वो जल है, लेकिन विलय पदार्थ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो द्रवों में गैस का विलयन हो गया ना, द्रव जल और गैस कार्बन डाइऑक्साइड, द्रवों में गैस का विलयन है। तो इस केस में क्या होगा कि दाब बढ़ाने पर जो विलयता है वो बढ़ती है, यानी कि जल में आप ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड घोल सकते हो ज्यादा प्रेशर डाल करके, और प्रेशर कम करोगे तो ज्यादा गैस नहीं घुलेगी। निम्न में से कौन सा एक निलंबन का उदाहरण है, निम्न में से कौन सा एक निलंबन का उदाहरण है, सस्पेंशन का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा जल और रेत का मिश्रण। जल और रेत का मिश्रण जो होता है वो निलंबन है। जल और रेत का मिश्रण निलंबन है। पानी और आटे, आटा जिसे रोटी बनाया जाता है, पानी और आटे का मिश्रण जो है निलंबन है। उसके बाद पानी है और उसके बाद चॉक पाउडर है, उसका मिश्रण जो है निलंबन है। राइट, निलंबन के जो कण होते हैं उसे आप खुली आंखों से देख सकते हैं, नग्न आंखों से देख सकते हैं। रेत और जल का मिश्रण है तो रेत के कण को आप आराम से आंखों से देख सकते हैं, आटे के कण को आराम से आप आंखों से देख सकते हैं, चॉक पाउडर के कण को आप आराम से आंखों से देख सकते हैं। तो निलंबन के जो कण होते हैं वो आराम से आप उसे आंखों से देख सकते हैं, नग्न आंखों से देख सकते हैं। बाकी जो दूध है, रक्त है, मक्खन है, इसके कणों को आप नग्न आंखों से नहीं देख पाएंगे। और ये सारे जो है ना आपके एग्जाम्पल्स हैं कोलाइड के। कोलाइड के कण को हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, ये सारे आपके हैं कोलाइड्स। देखिए आपको याद रखना पड़ेगा विलयन के गुण, निलंबन के गुण, और आपको याद रखना पड़ेगा कोलाइड के गुण। देखिए अगर आपको विलयन का गुण जो है ये याद रखना है तो आप इसके लिए जो एक विलयन है उसको याद रखिए। आप याद रख सकते हो नमक पानी का घोल, आप नमक पानी का घोल जो है याद रख सकते हो, या फिर आप याद रख सकते हो चीनी पानी का घोल, चीनी पानी का घोल जो है आप याद रख सकते हो। राइट, इसको अपने दिमाग में रखते हुए इन सारे ही पॉइंट्स को पढ़िए। जब भी विलयन के गुण के ऊपर प्रश्न आ जाए तो आपको अपने दिमाग में नमक पानी का घोल लेकर के आना है, और उसके बाद देखिए आप जो है इन सारे पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे विलयन एक समांगी मिश्रण है, विलयन एक समांगी मिश्रण है, तो सही बात है भाई, नमक पानी का घोल हर जगह से हमें बराबर नमकीन लगता है, ऐसा नहीं है कि कहीं पर ज्यादा नमकीन लगता है कहीं पर कम नमकीन लगता है, ऐसा नहीं होता है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, मैंने आपसे कहा थोड़ी देर पहले 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, जो इनका साइज होता है 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, इसलिए आंख से नहीं देखे जा सकते हैं। भाई विलयन के कण जो होते हैं वो आंख से नहीं देखे जा सकते हैं। तो क्या नमक पानी के घोल में नमक के कण आपको आंख से दिखते हैं? चीनी पानी के घोल में चीनी के कण आपको आंख से दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। ये जो विलयन के कण होते हैं ये आपके साइज में इतने छोटे होते हैं कि नग्न आंखों से तो नहीं दिखते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन अपने छोटे आकार के कारण जो है विलयन के जो कण है वो गुजर रही प्रकाश किरण को फैलाते नहीं है, बोल सकते हो कि प्रकीर्णन नहीं करते हैं, इसीलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। हम लोगों ने देखा थोड़ी देर पहले, विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब टिंडल प्रभाव को ये नहीं दिखाते हैं, है ना, टिंडल प्रभाव को ये नहीं दिखाते हैं। उसके बाद छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन से अलग नहीं किया जा सकता है। नमक पानी का घोल है तो क्या आप छान करके नमक को अलग कर सकते हैं पानी से? आप नहीं कर सकते हैं, तो बस हो गया। और जो आपके विलय होते हैं वो अस्थायी होते हैं, जो आपके विलय होते हैं, सॉरी विलय नहीं, जो आपका विलयन होता है वो अस्थायी होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप विलयन को, जब आप मिक्सचर को खास करके बोलेंगे, मिक्सचर को जब आप कुछ समय के लिए शांत छोड़ देते हैं तो अगर मिक्सचर के जो पार्टिकल्स होते हैं, मिश्रण के जो कण होते हैं वो नीचे आकर के धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाते हैं तल में, तो उसे हम अस्थायी बोलेंगे, और अगर नहीं होते हैं तो अस्थायी बोलेंगे। अब नमक पानी का घोल है आपके पास, रात भर के लिए छोड़ दो नमक पानी के घोल को, तो क्या नमक के कण आकर के नीचे बैठ जाते हैं, तल में आकर के सेटल डाउन हो जाते हैं? ऐसा नहीं होता है।
तो अगर सेटल डाउन नहीं होता है तो हम बोलेंगे कि वो जो मिक्सचर है वो अस्थाई है, तो विलयन जो है अपने आप में अस्थाई है। अब अगर आपने ये समझ लिया है तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। निलंबन और कोलाइड दोनों के बारे में मैंने आपसे कहा कि विषमांगी मिश्रण है, तो विषमांगी मिश्रण है। पहले आप इसमें ये ध्यान में रखो कि निलंबन के गुणधर्म के बारे में अगर आपको बताना है तो आप जो है याद कर लेंगे क्या, रेत यानी कि सैंड वाटर मिक्सचर को, सैंड वाटर मिक्सचर को, और इसको जो है ध्यान में रखते हुए आप उत्तर देंगे। विषमांगी मिश्रण है भाई, नमक में आपने रेत को घोल दिया तो कहीं पर रेत ज्यादा मिलता है पानी में, तो कहीं पर कम मिलता है, विषमांगी मिश्रण है। उसके बाद देखिए, ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। क्या रेत के कण जो है आपको आंखों से दिखते हैं? रेत और जल के मिश्रण में बिल्कुल दिखते हैं। अच्छा, निलंबित कण जो है प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दृष्टि गोचर हो जाता है, मतलब मार्ग जो है दिखने लगता है। ये भी सही है, टिंडल प्रभाव को ये दिखाता है। अब देखो, जब आप रेत और जल के मिश्रण को आप शांत छोड़ देंगे तो आप पाएंगे कि रेत के जो कण होते हैं धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाते हैं, तली में बैठ जाते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो निलंबन है वो अस्थायी है। आप चाहें तो जल और रेत के मिश्रण से रेत को छान करके अलग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं ना। तो छानन विधि द्वारा जो है इन कणों को जो है अलग किया जाता है, इनके कणों को अलग किया जा सकता है। तो इतने सारे पॉइंट्स है जो आपको निलंबन के बारे में ध्यान में रखने हैं। जो आपके निलंबन के कण होते हैं, जो इनका साइज होता है वो आपका 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है और इसका 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, और इन दोनों के बीच में आपका कोलाइड होता है ना। एक तरफ विलयन, एक तरफ निलंबन, बीच में कोलाइड। तो आइए कोलाइड के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। विषमांगी मिश्रण है। अब देखो, यहां पर आपको सोच लेना है दूध के बारे में, मिल्क के बारे में, है ना, मिल्क के बारे में। अब मिल्क आपको लगता है कि वो समांगी मिश्रण है, लेकिन वो विषमांगी मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण होता है, ये ध्यान में रखिएगा। लगता है कि समांगी है, बट वो थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर देखने पता चलता है कि वो विषमांगी है। अब मिल्क के अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं मिक्सचर के, क्या वो आपको आंखों से दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। तो ये आकार में बहुत ही छोटे होते हैं, इसे आप नग्न आंखों से तो नहीं देख पाएंगे, आंखों से तो आप इसको नहीं देख पाएंगे। लेकिन हम लोगों ने देखा टिंडल प्रभाव को ये दिखाता है, यानी प्रकाश भेजोगे तो उसका मार्ग दिख जाएगा आपको कोलाइड से, तो हम बोलेंगे कि ये टिंडल प्रभाव को दिखाता है ना। प्रकाश की किरण को है फैलाते हैं, प्रकाश किरण को फैलाते हैं, मतलब ये छोटे तो इतने होते हैं कि नग्न आंखों से नहीं दिखते हैं, बट इतने भी छोटे नहीं होते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन न करवा पाए, टिंडल प्रभाव को ना दिखा पाए। उसके बाद ऐसा नहीं होता है कि आप दूध को रात भर छोड़ दिए तो दूध के अंदर जो है, जो भी पार्टिकल्स है, जो भी कण है, चाहे प्रोटीन के, फैट के, किसी के भी जो कण है वो नीचे आकर के तल में बैठ जाए, ऐसा भी नहीं होता है। तो ये आपके अस्थायी होते हैं। अगर बैठ जाते हैं तो अस्थायी बोलते, नहीं बैठते हैं तो अस्थायी है। और छानन विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो भी प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, ये सब इन सारे को अलग कर सकते हैं क्या? इनके कणों को नहीं कर सकते हैं। तो छानन विधि द्वारा हम अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक विधि है जिसे अपकेंद्रन कहा जाता है। अपकेंद्रन विधि के द्वारा जो है हम लोग, अपकेंद्रन जो टेक्निक है, विधि है, इनके द्वारा जो है हम लोग इनके कणों को जो है अलग कर सकते हैं। तो मैंने आपको विलयन, निलंबन और कोलाइड तीनों में अंतर जो है यहां पर अच्छे से समझा दिया। इमल्शन का उदाहरण है। इमल्शन जो है कोलाइड का एक प्रकार है, कोलाइड का एक प्रकार है, और इसका एग्जाम्पल दूध मैंने आपसे कहा था कि आपको ध्यान में रखना है। और इमल्शन जो है द्रव का जो है, द्रव का जो है कोलाइड है, यानी डीपी और डीएम। डीपी ये भी जो है लिक्विड है, और जो डीएम है ये भी लिक्विड है। किसमें? इमल्शन में। इमल्शन को हम लोग हिंदी में पायस बोलते हैं। जो रक्त है ये आपका सोल है, जो रक्त है ना ये सोल है। इसमें जो डीएम होता है वो आपका होता है लिक्विड, और जो डीपी होता है वो ठोस होता है सोल में। अच्छा, कोहरा और कुहासा, धुआं और धूल, ये दोनों ही आपके एग्जाम्पल्स हैं किसके? एरोसोल के। एरोसोल के, एरोसोल क्या है? कोलाइड है। तो इसमें भी डीपी डीएम होगा। डीपी परिक्षिप्त प्रवस्था, परिक्षेपण माध्यम। देखो डीएम के बारे में तो आपको याद ही होगा कि भाई दोनों के केस में गैस ही है। भाई एरोसोल है तो डीएम गैस, लेकिन कोहरा और कुहासा
इसमें जो डीपी है वो है लिक्विड और इसमें जो डीपी है वो है सॉलिड। यदि परिक्षेपण माध्यम गैस है तो उस कोलाइड को क्या कहा जाएगा? उस कोलाइड को एरोसोल कहा जाएगा। ठीक है, देखो अस्थाई मिश्रण है। अस्थाई मिश्रण सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई किसे कहते हैं। अस्थाई मिश्रण वो मिश्रण जब उसे शांत छोड़ दिया जाता है तब उसके जो कण होते हैं वो अपने आप सेटल डाउन नहीं होते हैं तल में। सेटल डाउन अगर हो जाते हैं तो अस्थाई है, नहीं होते हैं तो अस्थाई है। अब विलयन के बारे में आपको सोचना है कि अस्थाई है अस्थाई है। मैंने आपसे कहा नमक पानी का जो घोल होता है उसके बारे में सोच लो। क्या नमक पानी के घोल में नमक के कण जो है आकर के सेटल डाउन हो जाते हैं अपने आप छोड़ देने पर नमक पानी के घोल को? नहीं, तो ये अस्थाई है, तो ये तो हो ही जाएगा। सस्पेंशन यानी कि रेत और जल का मिश्रण। मैंने आपसे कहा सस्पेंशन के बारे में अगर कुछ सोचना हो तो रेत और जल के मिश्रण को याद कर लेना। क्या रेत के कण जो है वो अपने आप ही सेटल डाउन हो जाते हैं कुछ देर तक अगर आप उसको छोड़ दें शांत जल और रेत के मिश्रण को? तो आंसर है हाँ। तो ये अस्थाई नहीं है, ये अस्थाई है, तो ये आंसर नहीं होगा। कोलाइड के कण यानी कि मिल्क, क्या मिल्क के जो कण होते हैं वो अपने आप सेटल डाउन हो जाते हैं रात भर में? रात भर में सेटल डाउन हो जाते हैं? ऐसा नहीं होता है ना, तो ये अस्थाई है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। छानन विधि द्वारा किसके कणों को मिश्रण से अलग किया जा सकता है? छानन विधि द्वारा विलयन, क्या ये आंसर होगा? फिर से आपको नमक पानी का घोल सोचना है, चीनी पानी का घोल सोचना है। क्या नमक पानी के घोल से, चीनी पानी के घोल से आप नमक या फिर चीनी को छान करके अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। क्या कोलाइड के कण को आप छान करके अलग कर सकते हो? भाई दूध को आपने छान लिया, छान करके आपने प्रोटीन अलग कर दिया, फैट अलग कर दिया, विटामिन मिनरल से सारे अलग कर दिए। कुछ भी आप अलग कर पाओगे इसमें से? कुछ भी इसमें से एक दो चीज ही आप अलग कर पाओगे क्या दूध से छान करके, छन्नी से, जिसे चाय छानते हो उससे? नहीं कर पाओगे ना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। निलंबन में मैंने आपसे कहा रेत और जल के मिक्सचर को आपको सोचना है। क्या रेत जल के मिक्सचर से आप रेत को छान करके अलग कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, तो ये हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए जो रासायनिक परिवर्तन होता है केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज में सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही ध्यान में रखना है कि भाई साहब यहां पर एक नया पदार्थ बनता है, रासायनिक रूप से एक नया पदार्थ बनता है, केमिकली न्यू सबस्टेंस जो है फॉर्म होता है। रासायनिक रूप से जो है नया पदार्थ बनता है, रासायनिक रूप से जो है नया पदार्थ बनता है, और यूजुअली ये इरिवर्सिबल होते हैं। यूजुअली ये जो है होते हैं आपके इरिवर्सिबल, ये जो चेंज होता है ये इरिवर्सिबल होता है यूजुअली, मतलब प्राय आप इसको उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं, उलट नहीं सकते हैं डायरेक्शन को। कौन? केमिकल चेंज में। अवस्था में परिवर्तन, देखिए अवस्था में परिवर्तन जो होता है वो एक भौतिक परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन जो होता है वो एक भौतिक परिवर्तन होता है, फिजिकल चेंज होता है। क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन होता है, और अवस्था में परिवर्तन ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, और यूजुअली वो रिवर्सिबल होते हैं, आप उसको उलट भी सकते हो। तो जब अवस्था में परिवर्तन होता है, फॉर एग्जांपल पानी था, पानी को आपने जमा करके बर्फ बना दिया, तो क्या उससे कोई नया पदार्थ बना है? नहीं, पानी H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें, और बर्फ में भी H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर पानी को आपने भाप बना दिया, अवस्था में परिवर्तन करवा दिया, वहां भी H2O मॉलिक्यूल्स है गैस के फॉर्म में, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो अवस्था में परिवर्तन जो है उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। और आप यहां पर यह भी देखो कि हम चेंज को रिवर्स भी कर पा रहे हैं, बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, पानी से भाप, भाप से पानी, ऐसे हम कर पा रहे हैं, जो कि केमिकल चेंज में यूजुअली इरिवर्सिबल है। तो ना तो कोई नया पदार्थ बन रहा है और हम आसानी से इसको रिवर्स भी कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको यही चेक करना है कि नया पदार्थ बनता है कि नहीं बनता है। तो नहीं बनता है तो अवस्था में परिवर्तन जो है ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। मोम का पिघलना, भाई मोम का पिघलना भी अवस्था में परिवर्तन ही तो है। जैसे बर्फ पिघलती है ठीक वैसे ही मोम जो है पिघलता है, तो ये अवस्था में परिवर्तन ही है। विद्युत बल्ब का चमकना, अब विद्युत बल्ब को आपने जलाया, विद्युत बल्ब चमकने लगा, कोई नया पदार्थ बन रहा है क्या यहाँ पर? तो विद्युत बल्ब का चमकना, भाई पेपर को फाड़ना, पेपर को काटना, कपड़े को फाड़ना, कपड़े को खींचना, रबर बैंड को खींचना, पेड़ को काटना, ये सब भौतिक परिवर्तन है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता इन सारे
ही चेंज में। मोम का जलना, देखिए जलना जो है रासायनिक परिवर्तन होता है। चाहे आप मोम जलाओ, चाहे आप कागज जलाओ, चाहे आप लकड़ी जलाओ, चाहे आप डीजल पेट्रोल कोई गैस को जलाओ, ये आपके होते हैं क्या, रासायनिक परिवर्तन। और जो आपके केमिकल चेंज होते हैं बेसिकली वो केमिकल रिएक्शंस ही होते हैं, है ना, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो रासायनिक परिवर्तन है, या फिर जो रासायनिक परिवर्तन है वो रासायनिक अभिक्रिया, आप ऐसा भी बोल सकते हो। श्वसन, दहन, भोजन का पाचन और पेड़ को काटना, इन चारों में भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। पेड़ को काटना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पेड़ को काटना। देखिए श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या होता है, श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है और नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, तो नया पदार्थ बनाना। तो श्वसन जो है एक रासायनिक अभिक्रिया है अपने आप में और एक रासायनिक परिवर्तन है। दहन, आप किसी भी ईंधन को जलाते हैं, किसी भी चीज को आप जला रहे हैं तो वहां पर एक नया पदार्थ बन जाता है, तो अगर नया पदार्थ बन रहा है केमिकली तो वो हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पाचन, भोजन के पाचन में भाई लिपिड्स टूटते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स टूटते हैं, प्रोटीन्स टूटते हैं और नए नए आपके पदार्थ बनते हैं, नए नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं। स्टार्च टूट करके ग्लूकोज बन जाता है, प्रोटीन टूट करके जो है अमीनो एसिड बन जाता है, फैट टूट कर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन जाता है, तो नए नए पदार्थ बनते हैं और ये सब पूरा केमिकल रिएक्शंस है। और जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो आपकी होती है फिजिकल केमिकल चेंज। मोमबत्ती का जलना, जब मोमबत्ती जलता है तो वहां पर मोम पिघलता है, मोम पिघलता है और साथ में मोम जलता भी है। अगर मोम जलता नहीं तो मोमबत्ती की जितनी ऊंचाई होती है, हाइट होती है, उतनी ही बनी रहती। तो मोम पिघलता भी है, मोम जलता भी है। मोम जो है ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो है इस धागे में ऊपर की ओर चढ़ता है और धीरे धीरे वो जलता है। तो मोम जल भी रहा है, मोम पिघल भी रहा है, तो इसमें जलना जो है रासायनिक परिवर्तन है और पिघलना जो है भौतिक परिवर्तन है। तो उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों का उदाहरण है। जो आप विलयन बनाते हैं, नमक पानी का विलयन बनाते हैं, चीनी पानी का विलयन बनाते हैं, वो सारे आपके भौतिक परिवर्तन है, वो सारे आपके भौतिक परिवर्तन है। नमक पानी का जो आप विलयन बनाते हैं तो उससे केमिकली कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। चीनी पानी का जो विलयन बनाते हैं उससे कोई केमिकली नया पदार्थ नहीं बनता है। तो विलयन जो आप बनाते हैं उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसलिए वो भौतिक परिवर्तन है। और हम चाहें तो नमक पानी के विलयन से नमक पानी को अलग कर सकते हैं, चेंज को उलट सकते हैं, उसको पहले वाले फॉर्म में ला सकते हैं। चीनी पानी के विलयन से हम लोग चीनी पानी को अलग कर सकते हैं, पहले वाले फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक। नमक चीनी को मिश्रण से अलग करने में आप किस विलायक का उपयोग करेंगे? देखिए ये जो आपको मिक्सचर दिया गया है इसमें बालू है यानी कि रेत है, सैंड है, और इसमें आपको दिया गया है कि सॉल्ट है, नमक है। तो अगर मैं आपको ये दे दूं और कहूं कि आप क्या करो, बालू और नमक को अलग करो, तो आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं कि इसको पानी में डाल देंगे और इसको पानी में डालने के बाद इसको घोलेंगे। घोलेंगे तो भाई रेत तो घुलेगा नहीं, क्या घुल जाएगा, नमक घुल जाएगा। नमक अच्छे से घुल जाएगा, रेत नहीं घुलेगा। फिर हम रेत को क्या करेंगे, छान करके अलग कर लेंगे, बच जाएगा हमारे पास नमक पानी का घोल। हम पानी को वाष्पीकृत करवा देंगे, नमक को प्राप्त कर लेंगे। तो हमने सैंड और सॉल्ट दोनों को प्राप्त कर लिया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि चीनी और नमक का मिक्सचर है, मतलब इसी प्लेट में जहां आपको रेत दिख रहा है वहां मैंने चीनी कर दिया, अब बताओ क्या करोगे? अब आप पानी में चीनी नमक के मिक्सचर को डालोगे तो दोनों घुल जाएंगे भाई, चीनी भी घुल जाएगी, नमक भी घुल जाएगा, है ना। चीनी भी घुल जाएगी, नमक भी घुल जाएगा, दोनों के दोनों घुल जाएंगे, तो आप अलग नहीं कर पाओगे। तो हम यहाँ पर क्या है कि अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। अल्कोहल में जो है ना ये चीनी जो है ये घुल जाती है, जो शुगर होती है वो घुल जाती है, डिजॉल्व हो जाती है, शुगर जो है डिजॉल्व हो जाती है। नमक नहीं घुलेगा, चीनी घुल जाएगी। फिर क्या करेंगे, छान लेंगे। छानने के बाद नमक अलग हो जाएगा और मिल जाएगा हमें चीनी और अल्कोहल का मिक्सचर। फिर हम अल्कोहल को वाष्पीकृत करवा देंगे, चीनी को प्राप्त कर लेंगे, हो गया। नमक और अमोनियम क्लोराइड को मिश्रण से अलग करने की एक विधि है। देखिए जब एक ठोस को आप गर्म करते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा ठोस है जिसको आपने क्या कर दिया, गर्म कर दिया, मतलब हीट आप कर रहे हो, और हीट करने के बाद आपने देखा कि भाई सीधा गैस में कन्वर्ट हो रहा है बिना लिक्विड स्टेट में आए। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं।
सब्लिमेशन कहते हैं। और इसी का ठीक उल्टा, इसी का ठीक उल्टा, इसी का ठीक उल्टा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिपोजिशन कहेंगे, निक्षेपण कहेंगे। अब मान लीजिए कि आपके पास एक मिक्सचर है, दो चीजों का मान लो कि एक मिक्सचर है, उसमें से एक ऐसा पदार्थ है मिक्सचर में जिसको गर्म करो तो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे केस में मिक्सचर से उन दोनों को अलग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऊर्ध्वपातन कर सकते हैं। हम ऊर्ध्वपातन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर देख लो आप, एक चाइना डिश है, उसमें मिक्सचर है किसका? कपूर और नमक का। कपूर और नमक का। देखिए ये जो ऊर्ध्वपातित होते हैं पदार्थ, उनमें आप एग्जाम्पल के तौर पर याद रख सकते हो कपूर, कैम्फर, और आप याद रख सकते हो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, उसके बाद नेफ्थलीन, उसके बाद एंथ्रासीन। इन सारे को जब आप गर्म करो तो सीधा ठोस से गैस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहां पर जो है ना मिक्सचर लिया गया है नमक और कपूर का। नमक कपूर के मिक्सचर से नमक और कपूर दोनों को अलग करना है। तो हम क्या करेंगे भाई, इस मिक्सचर को गर्म करेंगे। पहले हम इसको ढक देंगे पूरा। ऐसे देख लो, एक उल्टी रखी कीप है और यहां से क्या है कि एक रुई का प्लग डाल दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है, ताकि जो भाप है वो वायुमंडल में न जाए, यहां से निकल करके। मिक्सचर को गर्म किया गया तो जो इसमें कपूर है वो सीधा गैस में कन्वर्ट हुआ, यानी कि उसका होने लगा सब्लिमेशन। फिर उसका भाप ऊपर गया, ठंडा हो गया, ठंडा होकर के सीधा ठोस में कन्वर्ट हो गया, मतलब फिर से हो गया डेपोजिशन। पहले हुआ सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, फिर हुआ निक्षेपण। ऊर्ध्वपातन हुआ, भाप बनकर ऊपर गया, फिर से निक्षेपण हो गया। यहां पर देख लो सॉलिड के फॉर्म में जो है ऐसे डिपॉजिट हो गया। नीचे बच जाएगा क्या? नमक। हो गया अलग। हमसे यहाँ पर नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर के बारे में पूछा था, तो सेम चीज होगा। आंसर हमारा बी होगा। जल के शुद्धिकरण में निलंबित अशुद्धियों के तलहट के लिए, निलंबित अशुद्धियों के तलहट के लिए जल में मिलाया जाता है। देखिए शहरों में जो वाटर को सप्लाई किया जाता है, उस वाटर को सप्लाई करने से पहले वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है, जल का शुद्धिकरण किया जाता है। अब ये जो वाटर का प्यूरिफिकेशन है वो कई सारे स्टेप्स में होते हैं। उसमें से एक स्टेप तो वो होता है जिसमें कि जल के जो कण होते हैं, यानी एक सेडिमेंटेशन टैंक में जल को भेजा जाता है, जिसमें जो आपके जल में जो भी अशुद्धियां होती हैं, जो साइज में बड़े होते हैं, कण होते हैं, वो अपने आप ही ग्रेविटी के कारण नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। लेकिन कुछ होते हैं इतने छोटे हल्के होते हैं कि वो क्या है, जल में लटके होते हैं, वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं, वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं। तो उसको सेटल डाउन करवाया जाता है और उसे कहा जाता है लोडिंग। तो लोडिंग होता है भाई साहब लोडिंग टैंक में, लोडिंग टैंक में। जब पानी को जो है लोडिंग टैंक में भेजा जाता है तो जो निलंबित अशुद्धियां होती है वो अपने आप जो है नीचे तल में आकर के बैठती नहीं है, उसको बैठाना पड़ता है पकड़ के जबरदस्ती। और जबरदस्ती पकड़ के बैठाने के लिए ही इसमें मिलाया जाता है फिटकरी। देखो जो आपके भारी कण थे वो तो ग्रेविटी के कारण, इससे पहले वाला एक सेडिमेंटेशन टैंक होता है, उसमें जब पानी को भेजा जाता है उसी समय वो नीचे जाकर के बैठ जाते हैं। इसके बाद पानी को लोडिंग टैंक में भेजा जाता है, जिसमें जो निलंबित अशुद्धियां होती है वो नीचे नहीं बैठ रही है, तो उसको जबरदस्ती बैठाया जाएगा फिटकरी को डाल करके। फिटकरी डाल देने से सारे निलंबित अशुद्धियां जो है नीचे जाकर के बैठ जाती है। और लास्ट में एक प्रोसेस होता है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन का इस्तेमाल किया जाता है, क्लोरीनेशन प्रोसेस का जो है, क्लोरीनेशन प्रोसेस करवाया जाता है बैक्टीरिया को मारने के लिए। ठीक है, बैक्टीरिया को मारने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए जो जल होता है, जब जल से सारी ही अशुद्धियों को हटा दिया जाता है तो जल के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं आपको उसको मारना होता है, तो उसमें क्लोरीन गैस को ऐड किया जाता है, तो उसी प्रोसेस को क्लोरीनेशन कहा जाता है। और उसके बाद जो है जल को भेजा जाता है शहरों में, घरों तक। अपकेंद्रण किया जाता है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया कोलाइड के बारे में कि कोलाइड के कणों को जो है हम लोग छान कर अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक विशेष विधि है, टेक्निक है अपकेंद्रण। अपकेंद्रण के द्वारा हम लोग उनके कणों को जो है अलग कर सकते हैं। तो अपकेंद्रण किया जाता है रक्त प्लाज्मा से रक्त कोशिकाओं को अलग करने में। अब कोई ब्लड जो है डोनेट करता है, कोई ब्लड जब डोनेट करता है तो उस ब्लड से ब्लड प्लाज्मा को अलग कर लिया जाता है, ब्लड सेल्स को अलग कर लिया जाता है। कैसे किया जाता है? इसी अपकेंद्रण के द्वारा।
प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र के जांच में जो है अपकेंद्रण विधि का इस्तेमाल होता है। कपड़े धोने की मशीन, जो वॉशिंग मशीन जो काम करती है वो इसी प्रिंसिपल पर जो है काम करती है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इस मशीन को सेंट्रीफ्यूज कहा जाता है। इस मशीन को जो है सेंट्रीफ्यूज कहा जाता है और इस प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं इंग्लिश में। सेंट्रीफ्यूज ये एक मशीन है। इसमें देखो ये ब्लड सैंपल है, ये ब्लड सैंपल है, इसको इसमें डाल दिया जाता है और इसको रोटेट करवाया जाता है। बहुत तेजी के साथ ना इसको ऐसे रोटेट करवाया जाता है। यहाँ पर आपको डायरेक्शन दिखाया गया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाया गया है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि रोटेशन होता है, इतनी तेजी के साथ रोटेशन होता है कि ब्लड के अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं वो अपने डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग लेयर्स में आ जाते हैं। सबसे हल्का प्लाज्मा होता है तो प्लाज्मा आपको सबसे ऊपर दिख जाएगा। सबसे भारी जो है आरबीसी आपके होते हैं वो सबसे नीचे हैं, और बीच में आपको एक और लेयर यहां पर नजर आ रहा है जो कि प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी के हो सकते हैं। प्लाज्मा सबसे हल्का, आरबीसी सबसे भारी। तो यह है सेंट्रीफ्यूगेशन। और इसी मेथड के जरिए जो है दूध से क्रीम को अलग किया जाता है ना। मिल्क से क्रीम को अलग किया जाता है। मिल्क से क्रीम को अलग किया जाता है। स्याही से रंजक को अलग करने के लिए पृथक्करण की किस विधि का उपयोग किया जाता है? स्याही से रंजक को अलग करने के लिए पृथक्करण की किस विधि का उपयोग किया जाता है? देखो जो भी आप मेथड्स यहां पर देख रहे हो ना, मिक्सचर से उसके कंपोनेंट्स को अलग करने की, यही सारी विधियां हैं जो भौतिक विधि कहलाती है। जो आपने देखा तत्व की परिभाषा कि भाई तत्व को जो है अन्य सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता किसी भी रासायनिक या फिर भौतिक विधि के द्वारा। तो इन्हीं सारी भौतिक विधि की बात की जा रही थी कि इन सारे भौतिक विधि के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में हम लोग उसे नहीं तोड़ सकते हैं, और केमिकली भी हम उसको नहीं तोड़ सकते हैं अन्य सरल पदार्थों में तत्वों को, बट यौगिक को तोड़ सकते हैं केमिकल प्रोसेस के जरिए। और जो मिक्सचर होते हैं उसे फिजिकल प्रोसेस के जरिए भी अन्य सरल पदार्थों में तोड़ सकते हैं, तो वही तोड़ रहे हैं। यहाँ पर मिक्सचर से उनके कंपोनेंट्स को अलग कर रहे हैं तो सरल पदार्थों में ही तो तोड़ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर स्याही से रंजक को अलग करने में जो स्याही है यानी कि जो इंक होता है उसकी बात की जा रही है। कोई इंक है आपके पास, इंक क्या होता है? इंक होता है आपका विलियन। विलियन कैसा होता है? तो जल में जो है डाई घुला होता है। अब देखो जल तो रंगहीन होता है, जल के पास तो अपना कोई रंग है नहीं, लेकिन इंक आपको रंगीन दिखता है, या तो ब्लैक दिखता है, ब्लू दिखता है, ये सब दिखता है ना कलर, वो डाई के कारण दिखता है। वो जो है डाई के कारण दिखता है। यही जो है कलर देता है इंक को। यही क्या देता है? कलर देता है इंक को। ये तो कलरलेस है वाटर। अब इस इंक से हमें डाई को प्राप्त करना है। बहुत ही सिंपल है, वाष्पीकरण करवा दो, है ना। वाष्पीकरण जो है करवा दो, मिल जाएगा आपको, डाई मिल जाएगा। पानी को वाष्पीकृत करवा दो। अब देखिए यहां जो मैंने कलर लिखा, इसमें कोई एक कलर नहीं होता है। ये जो डाई है ये खुद एक कलर नहीं होता है, इसमें कई सारे कलर्स होते हैं, है ना। इसमें कई सारे कलर्स होते हैं। मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स, कई सारे कलर्स होते हैं। स्याही से हमने पानी को वाष्पीकृत करवा दिया और हमने डाई प्राप्त कर लिया। अब जो डाई है इसमें 2 या 2 से ज्यादा रंग हो सकते हैं। अब हमें उन रंगों को अलग अलग करना है। तो इसके लिए जो मेथड इस्तेमाल होता है उसे कहा जाता है क्रोमेटोग्राफी। उसे क्या कहा जाता है? क्रोमेटोग्राफी। यहां जो लिखा हुआ है क्रोमेटोग्राफी। तो डाई में जो अलग अलग रंग होते हैं उन रंगों को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी विधि का जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? मतलब ठोस पदार्थ है, उसमें कोई अशुद्धि है, तो उसे हटाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो आंसर इज क्रिस्टलाइजेशन, है ना, क्रिस्टलाइजेशन। जैसे यहां पर देखो समुद्री जल से नमक को प्राप्त किया जा रहा है। इस प्रोसेस को तो वाष्पीकरण कहते हैं कि भाई समुद्र के जल को जो है देखो ऐसे इकट्ठा कर लिया जाता है और धीरे धीरे क्या होता है कि समुद्री जल का वाष्पीकरण होता है, जो जल है उसका वाष्पीकरण हो जाता है और ऐसे नमक मिल जाता है। लेकिन क्या इस नमक को पैकेट में पैक करके आप तक भेज दिया जाता है, हम तक भेज दिया जाता है? नहीं।
पहले इसका शुद्धिकरण किया जाता है, इसका पहले अब होगा क्रिस्टलाइजेशन, है ना, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, इसका क्रिस्टलीकरण करवाया जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन करवाया जाएगा, जिससे ये प्योर नमक, ये जो इम्प्योर नमक है, इससे प्योर नमक हमें मिल जाएगा। देखो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, 4 स्टेप्स में आप इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि नमक पानी का घोल तैयार किया जाएगा, नमक पानी का घोल तैयार किया जाएगा और पानी का जो है वाष्पीकरण करवाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूरा पानी का वाष्पीकरण नहीं करवाया जाएगा, पूरा पानी का वाष्पीकरण करवा करके फिर नमक मिल जाएगा, अशुद्ध नमक मिल जाएगा। पूरा का पूरा पानी वाष्पीकृत नहीं करवाया जाएगा, उतना पानी को वाष्पीकृत करवाया जाएगा जिससे एक संतृप्त विलयन मिल जाए। संतृप्त विलयन क्या होता है, हम लोगों ने चर्चा किया थोड़ी देर पहले। संतृप्त विलयन मिल जाए, जैसे ही संतृप्त विलयन मिलेगा ना, वैसे ही हम उसको गर्म करना बंद कर देंगे, उसको हम ठंडा होने देंगे, आराम से हम छोड़ देंगे उसको, धीरे धीरे वो ठंडा होता रहेगा। जैसे जैसे ठंडा होगा वो विलयन, जो नमक की घुलनशीलता है वो घटती जाएगी। नमक की घुलनशीलता जैसे जैसे घटती जाएगी, जो नमक है वो क्रिस्टल के फॉर्म में जो है वो विलयन से अलग होता जाएगा। क्रिस्टल के फॉर्म में जो विलयन, जो नमक है वो मिलता जाएगा, और जो अशुद्धि जो है, जो नमक में जो अशुद्धि जो थी वो विलयन में घुली रह जाएगी और नमक का क्रिस्टल जो है मिल जाएगा। 2 मिश्रणीय द्रवों को ध्यान दीजिएगा, 2 मिश्रणीय द्रव लिखा हुआ है, यानी ऐसे द्रव जो आपस में मिश्रित हो जाते हैं, यानी आपस में बोल सकते हो कि ये घुल जाते हैं, है ना, ये क्या करते हैं कि घुल जाते हैं। 2 मिश्रणीय द्रवों को मिश्रण से अलग करने में किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो देखिए आसवन विधि का भी इस्तेमाल होता है और प्रभाजी आसवन विधि का भी इस्तेमाल होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएगा। लेकिन अंतर है ना, अंतर है कि यहाँ पर जो आसवन विधि में जो 2 आपके द्रव होते हैं, उन द्रवों के जो आपके बॉइलिंग पॉइंट होते हैं उनमें जो अंतर होता है वो 25 केल्विन से ज्यादा होता है। 25 केल्विन से ज्यादा बोल सकते हो, या फिर आप ये भी बोल सकते हो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का डिफरेंस होता है। अगर हम प्रभाजी आसवन की बात करें तो जब 2 मिश्रणीय द्रव मिक्स होते हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच जो अंतर होता है वो 25 केल्विन से कम होता है, या फिर बोल दो 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, तब प्रभाजी आसवन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर हमारा यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएगा। ये देखो प्रभाजी आसवन का पूरा जो है सेटअप आपको दिखाया गया है, माफ करिएगा, ये आसवन विधि का सेटअप दिखाया गया है और ये प्रभाजी आसवन विधि का सेटअप आपको दिखाया गया है। लगभग सारी ही चीजें एक समान है, सारी की सारी ही चीजें एक समान है, बस एक चीज को छोड़ करके यहां पर देखो, यहां पर आपको प्रभाजी कॉलम दिखाया गया है, किसके किसके बीच, इस आसवन फ्लास्क और जल संघनक के बीच आपको एक प्रभाजी कॉलम दिखाया गया। ये प्रभाजी कॉलम जो है यहां पर मिसिंग है ना, बाकी सब आपको एज इट इज मिल जाएगा दोनों के दोनों में। यहां पर देखिए तो एक मिक्सचर है जिसमें कि जल है और एसीटोन है, जल है और एसीटोन है। जो जल है इसका बॉइलिंग पॉइंट तो आपको पता ही है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, नींद में भी पूछा जाएगा तो आप बता दोगे। और एसीटोन का आपको याद रखना है 56 डिग्री सेल्सियस होता है, 56 डिग्री सेल्सियस होता है, डिफरेंस देखेंगे तो 44 डिग्री सेल्सियस है। तो इसके मिक्सचर को अलग करने के लिए हम लोग आसवन विधि का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो तापमान में अंतर है 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। ये जल संघनक है, ये आसवन फ्लास्क है। आसवन फ्लास्क में मिक्सचर को डाल करके गर्म किया जाएगा, ठीक है। ये ऊपर से देख लो, ये कॉर्क लगा हुआ है, ये क्लोज कर दिया है ताकि भाप बाहर ना निकले। मिक्सचर को गर्म किया जाएगा, तो धीरे धीरे जब मिक्सचर को गर्म किया जाएगा तो क्या होगा कि जो एसीटोन है सबसे पहले ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा, 56 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। तो जो ये एसीटोन है ये भाप में कन्वर्ट होगा, भाप में कन्वर्ट होगा, भाप में कन्वर्ट होगा, भाप में कन्वर्ट होगा, और फिर ये भाप जो है ऐसे जल संघनक में प्रवेश करेगा। अब देखो जल संघनक में क्या हो रहा है कि इधर से ठंडा जल को भेजा जा रहा है, ठंडा जल को जो है इधर से भेजा जा रहा है, ठंडा जल को, इसमें ठंडा जल है, ठंडा जल के कांटेक्ट में ये भाप आता है। ये दोनों आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, दोनों के बीच में सेपरेशन है। ठंडा जल और भाप के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, केवल हीट का एक्सचेंज होगा। तो ठंडा जल क्या करेगा, भाप से हीट लेकर के भाप को ठंडा करके उसको द्रव में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। फिर ये ठंडा जल क्या होगा, गर्म हो जाएगा भाई, भाप से हीट इसने लिया, ये तो गर्म होगा ना, तो इस गर्म जल को जो फिर से है वहां से यहां से जो है निकाल दिया जाएगा, और जिस भाप से हीट लिया गया था वो भाप जो है वापस से द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ ऐसे कलेक्ट कर लिया जाएगा।
और बच जाएगा इसमें द्रव। द्रव को जो है यहाँ से कलेक्ट कर लिया जाएगा। प्रभाजी आसवन में क्या होता है कि प्रभाजी कॉलम का इस्तेमाल होता है, और प्रभाजी कॉलम में देखो इसमें जो है ग्लास के बॉल्स होते हैं या ग्लास के बीड्स होते हैं। ग्लास के बीड्स होते हैं छोटे छोटे जो है ग्लास के आपके बीड्स होते हैं इसमें रखे हुए, ऐसे ग्लास के बीड्स रखे होते हैं। इसका काम होता है भाप को ठंडा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सतह प्रदान करना। अगर ये नहीं है तो आराम से भाप ऊपर उठ जाएगा, है ना। देखो पहली बात तो यहाँ जो मिक्सचर है इसमें जो आपके जो कंपोनेंट्स होंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच जो डिफरेंस होगा 25 केल्विन से कम होगा, यानी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आसपास है। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर आप जल ले लो 100 डिग्री सेल्सियस, और आप ले लो यहाँ पर एल्कोहल जैसे कि एथेनॉल है ना, एल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस, तो 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस है, राइट। तो जब इसको गर्म किया जाएगा तो जिस समय एल्कोहल भाप बनेगा उस समय पानी का भी अच्छा खासा अमाउंट में भाप होगा ना, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच जो अंतर है वो काफी कम है। जब 78 डिग्री सेल्सियस पर मिक्सचर पहुंचेगा, 78 डिग्री सेल्सियस पर ये जो एल्कोहल है ये पहुंचेगा, उस समय जो जल है ये भी इसका भी जो है अच्छा खासा भाप बन चुका होगा, राइट। तो क्या होगा कि एल्कोहल का जो भाप है ये इस ग्लास बीड्स को जो है पार करके ऊपर तक पहुंच जाएगा। ऊपर तक पहुंचने के बाद वापस से वही प्रोसेस होगा, जल संग्रह में जाएगा और ये जो भाप है वापस से द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको यहाँ पर कलेक्ट कर लिया जाएगा। और उसी समय जो पानी का भाप है वो भी जो ऊपर जा रहा है वो क्या करेगा, इस ग्लास बीड से टकराते 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 जो है पानी वापस से जो है अपनी हीट को लूज कर देगा और फिर से वो द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा और टपक टपक करके जो है यहाँ नीचे गिर जाएगा, बूंद बूंद करके जो है नीचे गिर जाएगा। मतलब इस ग्लास बीड्स को डालने से ये हुआ कि पानी का भाप जैसे जैसे ऊपर जाता गया इससे टकरा टकरा करके जो वो ठंडा होता चला गया, क्योंकि इस ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है, ये जो प्रभाजी कॉलम है, जैसे से आप इसमें ऊपर जाएंगे टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता है। तो भाप जैसे से ऊपर जाएगा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और इस सतह से टकरा टकरा करके अपनी हीट को वो लूज कर रहा है, तो पानी का जो भाप है वापस से द्रव में कन्वर्ट होकर के इसमें गिर जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि इस ग्लास बीड्स का क्या काम होता है, कांच के मनके का क्या काम होता है, तो आंसर होगा वाष्प को ठंडा होने के लिए सतह प्रदान जो है ये ग्लास बीड्स या ग्लास बॉल्स करते हैं। जल और अल्कोहल के मिश्रण से दोनों को अलग किया जा सकता है, दोनों को अलग किया जा सकता है प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। वायु से उसके घटक गैसों को प्राप्त किया जाता है। देखो जो एयर है, एयर में मेनली जो आपके गैस है वो होते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। यही 3 गैस है जो सबसे ज्यादा अमाउंट में आपके पाए जाते हैं, राइट। तो एयर से इन तीनों ही गैसों को अलग अलग करके हमें प्राप्त कर लेना है, इन तीनों गैसों को जो हमें प्राप्त करना है अलग अलग, तो इसके लिए भी प्रभाजी आसवन विधि का ही इस्तेमाल किया जाता है। भारत जो आयात करता है, क्रूड ऑयल जो आयात करता है, कच्चा तेल जो आयात करता है, चाहे रूस से या फिर किसी अन्य देश से, फिर इस क्रूड ऑयल का रिफाइनिंग करवाया जाता है। रिफाइनिंग करने के बाद यहीं से जो है आपको पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, केरोसिन मिलता है और भी कई प्रकार के जो है पेट्रोलियम उत्पाद मिलते हैं। उन सारे पेट्रोलियम उत्पाद को जो है कच्चे तेल से अलग किया जाता है इसी प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। एसीटोन जिसे प्रोपेनोन भी कहा जाता है, प्रोपेनोन IUPAC नाम है, ये कॉमन नाम है, का क्वथनांक क्या है 56 डिग्री सेल्सियस, और एथेनॉल का 78 डिग्री सेल्सियस। निम्न में से किसका क्वथनांक न्यूनतम है? देखो नाइट्रोजन का जो क्वथनांक होता है वो -196 डिग्री सेल्सियस होता है, आर्गन का जो होता है ये -186 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑक्सीजन का जो होता है ये 183 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे कम तापमान जो है, सबसे कम क्वथनांक जो है ये नाइट्रोजन का है, उससे ज्यादा है आर्गन का, उससे ज्यादा है ऑक्सीजन का। आसुत जल को डैश से प्राप्त किया जाता है। आसुत जल को प्राप्त किया जाता है आसवन के द्वारा। डिस्टिल्ड वाटर को प्राप्त किया जाता है डिस्टिलेशन के जरिए, और ये आसुत जल जो होता है ये प्योर वाटर होता है, इसमें अशुद्धि नहीं होती है ना, प्योर वाटर होता है, शुद्ध जल होता है। पेट्रोल और जल के मिश्रण को किस विधि से अलग किया जा सकता है? पेट्रोल और जल, देखो पेट्रोल और जल ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं, तो ये अमिश्रणीय है। जैसे कि अल्कोहल जल,
एसीटोन जल मिश्रणीय है, लेकिन ये अमिश्रणीय है। आप इसको मिक्स करने की कोशिश करोगे, थोड़ा देर छोड़ दोगे शांत मिक्सचर को, ये अलग अलग परत में आ जाएंगे। तो पेट्रोल जल है, डीजल जल है, केरोसिन जल है, सरसों का तेल जल है, ठीक है। तो ये सारे जो है मिक्स नहीं होते हैं, इसको आप बड़ी आसानी से अलग कर सकते हो पृथक्कारी कीप के मदद से। यहाँ देख लो, ये आपका पृथक्कारी कीप, मिक्सचर को डाल दिया गया है जिसमें कि मिट्टी का तेल है, जल है, जल भारी है तो ये नीचे आ गया, और मिट्टी का तेल हल्का है जल से तो ये ऊपर रह गया। फिर यहाँ से धीरे धीरे क्या करेंगे, हम इस स्टॉप कॉर्क को खोलेंगे, यहाँ से जल पहले कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद मिट्टी का तेल कलेक्ट कर लेंगे। तो अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण, जो द्रव आपस में घुलते नहीं है उसके मिश्रण को अलग करने के लिए जो है पृथक्करण कीप का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर हमारा ये जो वीडियो है ये समाप्त होता है। तब तो यौगिक और मिश्रण चैप्टर का एमसीक्यू हम लोग इस वीडियो में देख रहे थे। देखो इस चैप्टर में जो है हमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी मिलते हैं। आपका जो ये कॉन्सेंट्रेशन निकालने के ऊपर जो न्यूमेरिकल होता है इसी चैप्टर में है, तो उसका मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा न्यूमेरिकल का, ठीक है। उसमें केवल हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, विलयन की सांद्रता हम लोग उसमें ज्ञात करेंगे। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे ऐप पर जाइए, और अगर आप हमारे से जनरल साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।